हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। देखिए, मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया था कक्षा 11 का रसायन विज्ञान। कक्षा 11 का रसायन विज्ञान स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि विज्ञान और रसायन विज्ञान का परिभाषा क्या होता है। हमने आपको क्या सिखाया था कि रसायन विज्ञान और विज्ञान का परिभाषा क्या होता है, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई थी। आपको बताया गया था कि रसायन विज्ञान का परिभाषा क्या है। रसायन विज्ञान का परिभाषा में बताया गया था कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य या पदार्थों के गुणों, संरचना, संगठन के बारे में तथा द्रव्य के रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। उसके बाद आपको यह बताया गया था कि रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम केमिया से हुई है। मिस्र देश के प्राचीन नाम केमिया से हुई है। आपको यह सब पढ़ा दिया गया था। उसके बाद आपको बताया गया था कि अर्थात द्रव्य का वर्गीकरण, कि द्रव्य का वर्गीकरण क्या होता है। द्रव्य के वर्गीकरण में आपको बताया गया था भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में जैसे होता है ठोस, द्रव और गैस अवस्था। रासायनिक वर्गीकरण में आपको पढ़ाया जाता है कि द्रव्य या पदार्थ दो प्रकार का होता है। द्रव्य या पदार्थ दो प्रकार का होता है। पहले का नाम लिखाया गया था शुद्ध पदार्थ, दूसरे का अशुद्ध पदार्थ। उसके बाद शुद्ध पदार्थ में भी आपको बताया गया था कि शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है? पहला नंबर तत्व और दूसरा नंबर यौगिक। आज हम यौगिक पढ़ेंगे। उसके बाद जब यौगिक हमारा समाप्त हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे मिश्रण कितने प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। तो चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं कि यौगिक क्या होता है और यौगिक के प्रकार। तो चलिए हेडिंग लिखिए, यौगिक। यौगिक को हम कहते हैं कंपाउंड। यौगिक को क्या कहते हैं? कंपाउंड। तो यौगिक को हम क्या कहते हैं? यौगिक को हम कहते हैं कंपाउंड। अब यदि आपसे पूछा जाए कि यौगिक का परिभाषा क्या होता है, तो आपको बताना है यौगिक का परिभाषा क्या होता है। सबसे पहले आपको याद करना है कि यौगिक के उदाहरण क्या होते हैं। क्या याद करना है? यौगिक के उदाहरण क्या होते हैं। जैसे आप रसायन विज्ञान में जितने रासायनिक सूत्र पढ़े हैं, रासायनिक सूत्र का मतलब जैसे जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। आपसे पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO2। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। आपने रसायन विज्ञान में जितने रासायनिक सूत्र पढ़े हैं सभी को ही कहा जाता है यौगिक। सभी को क्या कहा जाता है? यौगिक। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, जल, साधारण नमक, फिटकरी, अमोनिया, लाफिंग गैस, जितने आपने रासायनिक सूत्र पढ़ा होगा इन सभी का नाम क्या है? यौगिक। इन सभी का नाम क्या है? यौगिक। अर्थात हम इन्हीं को ही यौगिक कहते हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं? यौगिक। लेकिन जब आपसे परिभाषा पूछा जाए कि यौगिक का परिभाषा क्या होता है, तो आप बताएंगे देखिए यौगिक कैसे मिलकर बना है। यौगिक तत्वों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? तत्व। जैसे इसमें हाइड्रोजन का दो तत्व है, हाइड्रोजन का दो परमाणु है। तत्व या परमाणु एक ही होता है, तो हाइड्रोजन का दो परमाणु है और ऑक्सीजन का एक परमाणु है। और देखिए इसमें सोडियम का एक परमाणु और एक क्या है? क्लोरीन का परमाणु। अर्थात यौगिक बनाने के लिए आपको दो परमाणुओं की आवश्यकता होती है। जैसे NaCl में एक सोडियम है और एक क्या है? क्लोरीन। और H2O में दो हाइड्रोजन का परमाणु है और एक ऑक्सीजन का। तो यौगिक के निर्माण के लिए आपको दो तत्व चाहिए। तत्व का मतलब परमाणु। आपको दो तत्व चाहिए या दो से अधिक तत्व चाहिए। जैसे इसमें दो तत्व है, देखिए सोडियम क्लोरीन। इसमें भी दो तत्व है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तत्व दो है और परमाणु की संख्या जैसे तत्व अर्थात हाइड्रोजन का दो परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु। इसमें कितने तत्व हैं? 1 2 3। तत्व तो 3 है, लेकिन कार्बन का कितना परमाणु है? 6। परमाणु का मतलब संख्या। परमाणु क्या बताता है? तत्व की संख्या बताता है। तो इसमें भी कितने तत्व हैं? 3। 1 2 3। अर्थात यौगिक बनाने के लिए दो तत्व या दो से अधिक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि आपको समझ आ गया होगा, यदि नहीं समझ आया है तो चलिए हम पहले यहाँ पर डिफिनीशन लिखते हैं, आप सभी को समझ आएगा। तो यौगिक का परिभाषा होता है कि जब दो या
दो से अधिक जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। तो आपको यही याद रखना है कि यौगिक का डिफिनीशन क्या होता है, जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। आपको याद रखना होगा कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है, अर्थात उसे यौगिक कहते हैं। अब हमने आपको शुरू में ही बता दिया कि जैसे जल, साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, जितने भी रासायनिक सूत्र होते हैं उन्हीं का नाम क्या है, यौगिक। यदि आपसे पूछा जाए यौगिक का उदाहरण, तो यौगिक का उदाहरण हमारा क्या है, H2O। क्या है, H2O। अगला नंबर NaCl, अगला नंबर क्या लिखा गया है, CO2, अगला नंबर CO2। और अगला नंबर क्या लिखा गया है, ग्लूकोज, C6H12O6। अगला नंबर यूरिया। तो जितने रासायनिक सूत्र हैं सभी यौगिक होते हैं, NH2CO, NH2 इत्यादि अर्थात आदि। ये सभी के सभी क्या हो गए, यौगिक। ये सभी के सभी क्या है, यौगिक। अब देखिए यौगिक में भी यौगिक का दो प्रकार है। यौगिक में भी कितने प्रकार होते हैं, यौगिक के दो प्रकार होते हैं। जैसे पहला नंबर है H2। पहला नंबर क्या लिखा गया है, ऊपर लिखा गया है H2, उसके बाद लिखा गया है NaCl। क्या लिखा गया है, NaCl। उसके बाद लिखा गया है C6H12O6। तो ध्यान दीजिए, जो लिखा गया है H2O, क्या लिखा है, H2O और NaCl। तो जो H2O है और NaCl है CO2, इन तीनों का नाम रखा गया है अकार्बनिक यौगिक। तीनों का नाम क्या है, अकार्बनिक यौगिक। और जो यहाँ पर लिखा गया है C6H12O6 और NH2CO, इन दोनों का नाम रखा गया है कार्बनिक यौगिक। अर्थात यौगिक का भी दो भाग होता है। पहले का नाम रखा गया है कार्बनिक यौगिक। पहले का नाम क्या है, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो चलिए पहला नंबर हम देखते हैं, अकार्बनिक यौगिक। पहले नंबर का नाम अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक को अंग्रेजी में हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, कार्बनिक, अर्थात कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, इसका डिफिनीशन क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि ऐसे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं से मिलकर होता है,
अन्य परमाणुओं से मिलकर होता है, उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा गया है कि ऐसे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं से होता है, अर्थात ऐसे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन से नहीं बल्कि अन्य परमाणुओं से, जैसे H2O। क्या H2O में कार्बन है? नहीं, H2O में कार्बन नहीं है, इसीलिए H2O हमारा क्या हो गया? H2O हमारा क्या हो गया? H2O हो गया अकार्बनिक यौगिक। क्या हो गया? अकार्बनिक यौगिक। अगला नंबर जैसे NaCl, क्या है? NaCl, इसमें भी कार्बन नहीं है, हमारा क्या हो गया? अकार्बनिक यौगिक। अगला नंबर लाफिंग गैस N2O। N2O का नाम क्या रखा गया है? N2O का नाम रखा गया है लाफिंग गैस। क्या? लाफिंग गैस N2O, जिसे हम कहेंगे अकार्बनिक यौगिक है। तो H2O, NaCl, N2O ये तीनों में कार्बन नहीं है, अकार्बनिक यौगिक। लेकिन ध्यान देना होगा आपको कि CO2 में कार्बन है, CO2 में कार्बन है, फिर भी CO2 क्या है? अकार्बनिक यौगिक। CO2 में कार्बन है लेकिन फिर भी CO2 हमारा क्या होता है? अकार्बनिक यौगिक। आपको याद ही रखना होगा कार्बनिक और अकार्बनिक, तभी आप जान पाएंगे कि कौन यौगिक हमारे कार्बनिक हैं और कौन अकार्बनिक। डिफिनीशन में तो लिखा गया है कि ऐसे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं से मिलकर होता है, लेकिन इसमें देखिए CO2 में कार्बन है ना, CO2 में कार्बन है लेकिन तब भी इसे क्या माना गया है? अकार्बनिक यौगिक। अर्थात कार्बनिक और अकार्बनिक आप तभी जान पाएंगे जब आप याद रखेंगे। आपको अलग से याद रखना होगा कि CO2 क्या है? कार्बनिक। क्या लिखा गया है? अकार्बनिक। और एक और होता है जिसका नाम है CO, तो इसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसे हम कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अगला नंबर हमारा, अगला नंबर क्या होगा? कार्बनिक यौगिक। बी नंबर कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनीशन क्या होता है। इसमें क्या होगा कि ऐसे यौगिक जिनका निर्माण, ऐसे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर होता है, जिनका निर्माण कार्बन तथा हाइड्रोजन से, कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर होता है, उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो हमारा डेफिनेशन तैयार हो गया कि ऐसा यौगिक जिनका निर्माण कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर होता है, उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तथा इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन का प्रतीक N, नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है? N। तथा इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? O। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, बताइए सल्फर का प्रतीक क्या होता है? S आदि। तथा इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि तत्व भी पाए जाते हैं।
तत्व भी पाए जाते हैं, तत्व भी पाए जाते हैं। अर्थात डिफिनीशन में लिखा गया है कि ऐसे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर होता है उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है, लिखा गया है तथा इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि तत्व भी पाए जाते हैं। अर्थात कार्बनिक यौगिक का निर्माण तो कार्बन और हाइड्रोजन से होता ही है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन भी आ सकता है, ऑक्सीजन भी आ सकता है और क्या आ सकता है, सल्फर आदि तत्व भी आ सकते हैं। जैसे ग्लूकोज में देखिए ग्लूकोज में क्या क्या आया है, कौन कौन तत्व आया है, तो ग्लूकोज का फार्मूला लिखा गया है C6H12O6। तो इसमें देखिए कार्बन हाइड्रोजन तो है, ऐसे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर होता है, कार्बन हाइड्रोजन तो है लेकिन इसमें क्या आया है, ऑक्सीजन, इसीलिए इसे क्या नाम इसका रखा गया है, कार्बनिक यौगिक। अगला नंबर सुक्रोज का फार्मूला C12H22O11, इसे हम कहेंगे सुक्रोज। तो ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों का दोनों क्या हो गया, कार्बनिक यौगिक। आपको याद रखना होगा यूरिया भी हमारा क्या है, NH2CONH2, यूरिया भी है कार्बनिक यौगिक, यूरिया भी क्या है, कार्बनिक यौगिक। तो हो गया, क्या हो गया, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, तीनों के तीनों हमारे क्या हैं, ये तीनों के तीनों क्या हैं, कार्बनिक यौगिक। अगला नंबर एसिटिक अम्ल भी हमारा है कार्बनिक यौगिक, एसिटिक अम्ल भी कार्बनिक यौगिक, CH3COOH, ये सब हमारे हो गए कार्बनिक यौगिक। तो यौगिक हमारा समाप्त हो गया कि दो प्रकार का होता है, कार्बनिक यौगिक और क्या होता है, अकार्बनिक यौगिक। तो चलिए हमारा यौगिक हो गया। अब अगला नंबर हम क्या पढ़ेंगे, अशुद्ध पदार्थ। अगला नंबर हमारा क्या है, अशुद्ध पदार्थ, जिसे हम मिश्रण कहते हैं। तो देखिए अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, अगला हेडिंग, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। मिश्रण को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। मिश्रण को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। तो देखिए अशुद्ध पदार्थ अर्थात मिश्रण क्या होता है, जिस प्रकार यौगिक का परिभाषा लिखा गया है कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। इसमें लिखा जाता है अशुद्ध पदार्थ का परिभाषा होता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, इसमें लिखो क्या क्या जोड़ना है, इसमें इस परिभाषा में आपको एक्स्ट्रा क्या जोड़ना है कि जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में एक निश्चित अनुपात में नहीं मिलते हैं। इसमें निश्चित अनुपात में कोई चीज़ मिलता है यौगिक में, और मिश्रण में निश्चित अनुपात में नहीं मिलता है। मिश्रण का मतलब किसी भी पदार्थ को, दो या दो से अधिक पदार्थों को आप किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, आप किसी भी अनुपात में मिला देंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रण। तो इसमें याद रखना है, इसमें लिखना होता है निश्चित अनुपात, इसमें निश्चित अनुपात में नहीं। तो चलिए डिफिनीशन क्या होगा, देखिए लिखा जाएगा कि जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक
यौगिक आपस में एक निश्चित अनुपात में नहीं मिलते हैं, आपस में एक निश्चित अनुपात में नहीं मिलते हैं, तो उसे मिश्रण कहते हैं, तो उसे मिश्रण कहते हैं। तो हमारा मिश्रण का परिभाषा हो गया। मिश्रण और यौगिक में ही अंतर है कि यौगिक में दो तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलने चाहिए, लेकिन मिश्रण में तत्व एक निश्चित अनुपात में नहीं मिलते हैं। और जैसे यौगिक दो प्रकार का लिखा गया है, आपको बताया गया यौगिक कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, कार्बनिक और अकार्बनिक। उसी प्रकार मिश्रण भी दो प्रकार का होगा। पहला होता है मिश्रण दो प्रकार का होता है, मिश्रण दो प्रकार का होता है। चलिए पहला नंबर समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। और अगला नंबर हमारा होता है विषमांगी। दूसरा नंबर विषमांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस। क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखिए दोनों का डिफिनीशन क्या है और दोनों का एग्जाम्पल क्या क्या होगा। तो देखिए पहला नंबर समांगी मिश्रण आपसे पूछा जाए क्या होता है। समांगी मिश्रण आपको बताना है कि ऐसे मिश्रण अर्थात वह मिश्रण जिसका अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से वितरित होता है अर्थात घुला होता है। इसमें मिश्रण का जो अवयव होता है समान रूप से क्या होता है? घुला होता है। और इसमें समान रूप से घुला नहीं होता है। घुले का अर्थ वितरण होना अर्थात वितरित मतलब फैलना। तो चलिए पहले मैं डिफिनीशन लिखता हूँ, उसके बाद आप सभी को इन दोनों में क्लियर करता हूँ कि समांगी और विषमांगी को कैसे समझना है। तो देखिए इसका परिभाषा क्या होगा कि मिश्रण अर्थात ऐसे मिश्रण जिनके अवयव को हम घटक कहते हैं। अवयव को ही क्या कहते हैं? घटक। तो ऐसे मिश्रण जिनके अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं, समान रूप से वितरित होते हैं, उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसे मिश्रण जिनके अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं अर्थात इनके अवयव, जैसे हमारा समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या होगा? समांगी मिश्रण का उदाहरण हमारा क्या होगा? जैसे देखिए इसका उदाहरण पहला
पहला नंबर हमारा है कि पानी और चीनी का मिश्रण, पानी और चीनी का मिश्रण हमारा क्या है, एक समांगी मिश्रण है। पानी और चीनी का मिश्रण समांगी है। इसी प्रकार से पानी और नमक का भी मिश्रण हमारा क्या है, समांगी। मिश्रण क्या है, समांगी। इसी प्रकार आपको याद रखना होगा जो मिश्र धातु होते हैं, मिश्र धातु कैसे बनते हैं, जब धातुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्र धातु का निर्माण होता है। जितने मिश्र धातु होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, समांगी मिश्रण। जैसे देखिए लिखा गया है पहला उदाहरण कि पानी और चीनी। तो पानी में जब हम चीनी घोलते हैं तो चीनी पूरे मिश्रण में समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। वितरित का मतलब फैलना। तो पानी में जब चीनी घोला जाता है तो चीनी क्या होता है, पूरे मिश्रण में समान रूप से फैल जाता है, अर्थात वितरित हो जाता है। और किताब में लिखा गया है कि समांगी मिश्रण के अवयव मतलब से चीनी हो गया और पानी, यही हमारे दो क्या है, अवयव। कि लिखा गया है कि समांगी मिश्रण के अवयव को हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे विषमांगी में क्या होता है, इसमें उदाहरण क्या होता है, इसका उदाहरण जैसे होता है, इसका उदाहरण होता है पानी और रेत का मिश्रण। पानी और रेत का मिश्रण जो है, किताब में यही लिखा गया है कि पानी और रेत का मिश्रण विषमांगी होता है। अब देखिए पानी और रेत में यदि हम घोलेंगे रेत को, तो रेत को जब हम घोलेंगे तो रेत को हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर नीचे बुक में लिखा गया है कि समांगी मिश्रण को हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। और लिखा गया है कि इसे सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है। अर्थात जब नमक और चीनी, जैसे नमक पानी और चीनी पानी जब घोल देंगे तो चीनी पानी में पूरा घुल जाएगा। अब आप इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं कि पानी में वहाँ पर चीनी तैर रहा है, नहीं, तो क्या हो गया है, घुल गया है। आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं कि पानी में नमक तैर रहा है, नहीं, नमक क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। लेकिन आप रेत जब देखेंगे तो पानी में इधर से उधर क्या करता रहेगा, गति करता रहेगा। रेत पानी में इधर से उधर गति करता रहेगा और रेत को हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, समांगी मिश्रण में हम अवयवों को नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं और विषमांगी मिश्रण में हम अवयवों को नग्न आंखों से देख सकते हैं। ये दोनों में अंतर है। तो पहले का हो गया पानी और चीनी का मिश्रण, पानी और नमक का मिश्रण। अगला नंबर मिश्र धातु भी समांगी मिश्रण होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं। अब जैसे मिश्र धातु क्या क्या होता है, मिश्र धातु जैसे क्या होता है, मिश्र धातु का एग्जाम्पल जैसे कांसा क्या है, मिश्र धातु है। जैसे पीतल क्या है, मिश्र धातु है। पीतल कांसा ये दोनों क्या होते हैं, मिश्र धातु होते हैं। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, समांगी मिश्रण। चलिए इसमें इसका परिभाषा क्या होगा, ऐसे मिश्रण जिनके अवयव का अर्थ घटक, जिनके अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से नहीं वितरित हुए होते हैं, उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। चलिए उदाहरण क्या हो गया, पहला नंबर पानी और रेत का मिश्रण, पानी और रेत का मिश्रण, पानी और रेत का मिश्रण। अगला नंबर
चीनी और नमक का मिश्रण, किताब में यह भी लिखा गया है, चीनी और नमक जब मिलाएंगे उसका नाम रखा गया है विषमांगी मिश्रण, चीनी और नमक का मिश्रण। क्योंकि चीनी और नमक को आप अलग अलग रूप से देख सकते हैं, चीनी और नमक का मिश्रण। अगला नंबर, वायु और धूल का मिश्रण। वायु और धूल का मिश्रण। अब जैसे पूछा जाए आपसे कि वायु कैसा मिश्रण है, तो वायु समांगी मिश्रण होता है, वायु समांगी मिश्रण होता है। क्योंकि वायु में बहुत सारे हमारे जो होते हैं गैस घुले होते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, सल्फर गैस है, तो वायु में घुले हैं, हम नहीं देख सकते हैं कि कहाँ सल्फर है, वहाँ पर वायु है कि नाइट्रोजन है, इसलिए वायु समांगी मिश्रण होता है, वायु समांगी मिश्रण होता है, वायु समांगी मिश्रण होता है। लेकिन यदि वायु हमारा है दूषित, दूषित का मतलब वायु और धूल का मिश्रण क्या हो जाएगा, वायु और धूल का मिश्रण विषमांगी होता है। आपको ध्यान देना होगा कि वायु तो क्या होता है समांगी, लेकिन वायु और धूल का मिश्रण विषमांगी होता है। चलिए, तो आपको समांगी और विषमांगी में अंतर आ गया। पानी और चीनी का मिश्रण क्या है, समांगी। पानी और चीनी का मिश्रण क्या है, समांगी। पानी और नमक का मिश्रण क्या है, समांगी। मिश्र धातु भी क्या होते हैं, समांगी मिश्रण। जैसे मिश्र धातु में क्या होगा, पीतल, कांसा, ये सब हमारे क्या हो गए, समांगी मिश्रण। वायु एक समांगी मिश्रण है, वायु एक समांगी मिश्रण है, लेकिन वायु और धूल का मिश्रण विषमांगी होता है। अगला नंबर, पानी और रेत विषमांगी मिश्रण है, चीनी और नमक भी क्या है, विषमांगी मिश्रण है। तो आप सभी को अंतर दोनों में समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे जिनका नाम है द्रव्य के गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे, ये हमारा हो गया द्रव्य का क्लासिफिकेशन, द्रव्य का वर्गीकरण हो गया। द्रव्य के वर्गीकरण में हमने आपको क्या क्या बताया कि द्रव्य का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर द्रव्य का तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, जिसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट, गैस स्टेट ना, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो उसके बाद बताया गया कि रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती, द्रव्य के कितने भाग होते हैं, दो भाग, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध। शुद्ध में आपको लिखाया गया था कि शुद्ध पदार्थ तत्व, यौगिक तत्व में बताया गया, धातु अधातु पदार्थ, यौगिक आज पढ़ाया गया, कार्बनिक अकार्बनिक और मिश्रण भी आज समाप्त हो गया। ये सब हमारे रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है। और रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर में ना छोटी छोटी बातें हैं, अर्थात छोटा छोटा परिभाषा दिया गया है। जैसे इसके बाद हमें परिभाषा पढ़ना है द्रव्यमान और भार का, द्रव्यमान भार क्या होता है, उसके बाद पढ़ना है आयतन क्या होता है, घनत्व क्या होता है। तब हम पढ़ेंगे ना कि जैसे तापमान, तापमान किससे कहते हैं, तापमान को मापने वाले यंत्र क्या होते हैं, जैसे फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, ये सब हमारे तापमान को मापने वाले यंत्र हैं। लेकिन ये सब हमारे क्या है, छोटी छोटी परिभाषा है और छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। आपको एक भी डिफिनीशन, एक भी हेडिंग आपको छोड़ना नहीं है, आपको क्रम से एक एक चीज पढ़ना है। अर्थात रसायन विज्ञान का ना अपने अंदर आग भर लेना है। क्या भरना है, आग। तो चलिए अगला नंबर हम देखते हैं। अगला नंबर हम क्या पढ़ेंगे, द्रव्य के गुणधर्म। तो चलिए अगला हेडिंग हम पढ़ेंगे द्रव्य के गुणधर्म।
द्रव्य के गुणधर्म, जिसे हम कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। द्रव्य के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब देखिए द्रव्य के गुणधर्म में हम अलग अलग प्रकार से हेडिंग पढ़ेंगे। जैसे पहला नंबर हमारा है द्रव्यमान और भार। तो पहले इसके नीचे लिखिए कि जितने भी द्रव्य होते हैं, जितने भी द्रव्य होते हैं उन सभी में निम्न गुण पाए जाते हैं। उन सभी में निम्न गुण पाए जाते हैं। तो लिखा गया है जितने भी द्रव्य का मतलब पदार्थ, दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी में क्या पाएंगे, निम्न गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से गुण? जैसे जितने भी पदार्थ होते हैं उनका एक भार होता है। क्या होता है? भार। तो पहला नंबर, चलिए हेडिंग लिखिए, पहला नंबर द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान और भार। चलिए द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान को हम मास कहते हैं। मास का मतलब द्रव्यमान। तो हो गया मास एंड वेट। वेट का मतलब भार। हो गया द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है? द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है कि किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु कहिए या निकाय कहिए या तंत्र, जैसे रसायन विज्ञान की किताब में लिखा गया है कि किसी तंत्र में उपस्थित, तंत्र का मतलब वस्तु है, वस्तु है अर्थात कोई निकाय। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। चलिए देखिए इसका डिफिनीशन क्या होगा कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। और देखिए द्रव्यमान का SI में मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का SI पद्धति में, द्रव्यमान का SI पद्धति में मात्रक किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम, जिसे हम क्या कहते हैं कि ग्राम, किलोग्राम होता है। तो द्रव्यमान का SI पद्धति में मात्रक किलोग्राम होता है, परंतु रसायन विज्ञान में द्रव्यमान का मात्रक या द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है। तो द्रव्यमान का मात्रक तो किलोग्राम होता है। क्या होता है?
द्रव्यमान का मात्रक तो किलोग्राम होता है, लेकिन रसायन विज्ञान में हम द्रव्यमान को किस में मापेंगे? ग्राम में। पूरे रसायन विज्ञान में हम द्रव्यमान किस में मापेंगे? ग्राम में, जबकि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। अब चलिए देखिए अगला नंबर, भार का क्या डिफिनेशन होगा। तो भार का डिफिनेशन हमारा क्या होता है? देखिए भार का डिफिनेशन हमारा होता है कि किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल को भार कहते हैं। बहुत छोटा सा परिभाषा है कि किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल को भार कहते हैं। गुरुत्व बल को भार कहते हैं। आपसे डिफिनीशन पूछा जाए कि भार का परिभाषा क्या होता है, जिसे हम वेट कहते हैं, आपको बताना है कि किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल को, किस बल को? गुरुत्व बल को भार कहते हैं। अब देखिए द्रव्यमान और भार के बीच एक सूत्र होता है। द्रव्यमान और भार के बीच एक सूत्र होता है। देखिए वो सूत्र क्या है? वो सूत्र है कि भार बराबर क्या होता है? हमारा होता है भार बराबर द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। आपको याद रखना होगा, फार्मूला हमारा होता है भार बराबर द्रव्यमान और गुणित होता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। अब देखिए आपको याद रखना होगा कि भार को हम लिखते हैं W से। किससे लिखते हैं? W से। W बराबर हमारा हो जाएगा, द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? स्मॉल m से। और गुरुत्वीय त्वरण को हम लिखते हैं G से। गुरुत्वीय त्वरण को G से। हमारा हो गया फार्मूला तैयार हो चुका है, W बराबर mg। क्या होता है? W बराबर mg, अर्थात भार बराबर mg। भार बराबर mg, तो हमारा हो गया फार्मूला भार बराबर mg। तो द्रव्यमान और भार का डिफिनेशन हो गया, द्रव्यमान और भार में संबंध हो गया। ये दोनों गुणधर्म जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी दुनिया में पदार्थ या द्रव्य होते हैं, सभी में दोनों गुण पाए जाते हैं। कौन गुणधर्म? द्रव्यमान और भार। तो चलिए इतना लिखिए। अब हम अगला नंबर पढ़ेंगे आयतन और घनत्व।